हेलो एवरीवन। आज हम हेलो एवरीवन आज हम इस वीडियो में लॉजिक एंड सेट थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा पढ़ने से पहले सेट थ्योरी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आपका पहला चैप्टर बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर अलजेब्रा का पहला चैप्टर आप लोगों का वेक्टर स्पेस ही है। तो वेक्टर स्पेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को मतलब सेट थ्योरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिना सेट थ्योरी के जाने बिना आप लीनियर अलजेब्रा को सही ढंग से पढ़ नहीं सकते। बस वही होगा कि फार्मूला याद कर लेंगे, बस काम होगा। चलिए आज हम सेट थ्योरी या लॉजिक सेट थ्योरी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि लॉजिक एंड सेट थ्योरी, अब इसमें सबसे पहले सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय बताने से पहले हम आप लोगों को कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहेंगे कि कनेक्टिविटी क्या चीज़ होता है। क्योंकि जितने भी सिंबल आपके अलजेब्रा में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे आपका रियल एनालिसिस हो, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, चाहे आपका अलजेब्रा हो, ठीक है, इसमें जो है कुछ ऐसे सिंबल्स प्रयोग में लाए जाते हैं जिसको आज हम अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सही रूप से देख रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि हर एक सिंबल आपके दिमाग में ही रन करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर एक चीज़ मैथ में याद नहीं हो पाता, कुछ चीज़ जो है समझ के याद किया जाता है। क्योंकि मैथ को जब भी पढ़ो तो एक टेक्निक से पढ़ो, मतलब उसको जो है अपने दिमाग में ऐसा मनोरंजन के साथ बैठाओ कि वो कभी ना भूले। क्योंकि मैथ को हमेशा मस्तिष्क के साथ जो है पढ़ा जाता है। अगर आपका मस्तिष्क साफ है तो मुझे विश्वास है कि कोई चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कनेक्टिविटी के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कनेक्टिविटी क्या चीज़ होता है? देखिए, कनेक्टिविटी मीन्स होता है संबंध, मतलब एक सिंबल का जो संकेत प्रोड्यूस करता है वही क्या कहलाता है? कनेक्टिविटी कहलाता है। क्योंकि मतलब एक का दूसरे के बीच कोई एक संबंध को बताता है। तो इन कनेक्टिविटी के माध्यम से जो है हम लोग सिंबल को जानेंगे। जैसे आपका होता है कंजक्शन होता है, डिसजंक्शन होता है, ठीक है। कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम करता है, डिसजंक्शन मतलब जो है उसको क्या कहते हैं, मतलब अलग करता है। डिसजंक्शन मतलब अलग करता है। वन वे कंडीशन होता है, टू वे कंडीशन होता है, ठीक है। टू वे कंडीशन को बाई कंडीशन भी कहते हैं, जिसको हम अभी जानेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी में जो है सबसे पहले एक वर्ड आता है कंजक्शन। कंजक्शन को जो है हम लोग कंजक्शन मतलब जोड़ना। देखिए कंजक्शन को अगर एक भाषा में समझा जाए तो इसको एंड के नाम से जानते हैं, AND एंड। इसका सिंबल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। इसका सिंबल जो है A होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंड, ओके। जैसे हम लोग लॉजिक फिजिक्स में लॉजिक सेट थ्योरी पढ़ते हैं, लॉजिक गेट पढ़ते हैं, तो वहाँ एंड, नैंड, नॉर गेट आता है। तो एंड जो कंजक्शन को डिनोट करता है, नैंड और नॉर जो है डिसजंक्शन को डिनोट करता है। मतलब इसका उल्टा होता है। क्यों? सिंबल समझिएगा क्या होता है। इसको जो डिसजंक्शन कहते हैं, इसको कंजक्शन कहते हैं, ओके। अब ये जो मतलब ये ऊपर मिला हुआ है, नीचे खुला हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? एंड से मैथमेटिकल रूप में इसको डिनोट करते हैं। और जो दूसरा है यहाँ, ये क्या है? उल्टा है। इसको जो है आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है? डिसजंक्शन इसको बोलते हैं। अब होता है वन वे कंडीशन और टू वे कंडीशन। देखिए वन वे कंडीशन क्या होता है? वन वे कंडीशन, ध्यान से समझेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आएगा। वन वे कंडीशन मतलब केवल जैसे एक कोई संबंध है, जैसे मान लीजिए अगर एक्स जो है ए का एलिमेंट है तो कन्फर्म है, ये बताएगा कि यही एक्स जो है बी का भी एलिमेंट हो सकता है।
ठीक है। तो ये वन वे कंडीशन होता है। इसको दूसरी भाषा में विच इम्प्लाइज दैट के नाम से भी जानते हैं। वन वे कंडीशन मतलब इसको बोलते हैं कंडीशन फर्स्ट बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं ये सिंबल वन वे कंडीशन का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा कंडीशन होता है टू वे कंडीशन होता है, ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, ठीक है। इसी को जो है शॉर्टकट में IEEF भी बोलते हैं। हमको विश्वास आप लोग समझ रहे होंगे। एक एक हो गया, एक एक हो गया, एक एक हो गया। एक इसमें आता है निगेशन। निगेशन निगेशन मतलब ये नकारात्मक को बताता है। इसका जो सिंबल होता है तीन तरीके से लिया जाता है। एक तरीका तो ए होता है, इसको निगेशन बोलते हैं। एक तरीका ए भी होता है, इसको निगेशन बोलते हैं। और एक तरीका केवल ऊपर ऐसे ही डॉट लगा दिया जाता है, ये भी निगेशन कहलाता है। निगेशन में तीन चीज़ छिपा होता है, दो चीज़ छिपा होता है, नैंड और नाट। अगर लॉजिक में समझे तो नैंड और नाट का भी प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, एक सिंबल और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं विच इम्प्लाइज। अब केवल सिंबल पहले समझिएगा और इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से नोट्स भी करते जाएंगे, क्योंकि ये सिंबल जो है काफ़ी हद तक प्रयोग पाया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे दूसरा सिंबल के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ। जैसे ये होता है एक छोटा सा इस प्रकार का एक सिंबल बनाते हैं, बीच से इसको कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं फार आर, फार आर, या इसको बोलते हैं फार इबली, ठीक है। कुछ भी इसको जो है बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं फार एनी, ठीक है। फार आर, फार इबली, फार एनी। अब एक होता है ये सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब ये होता है, देखिए अक्सर सेट अभी आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे कि बिलोंग टू और सबसेट में अंतर क्या होता है। देखिए बिलोंग का प्रयोग जैसे यक्स बिलोंग टू ए जो है आपका एलिमेंट है, सेट है। बिलोंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिसके जो है बाईं तरफ एलिमेंट हो और दाहिनी तरफ सेट हो, तब वहाँ हम बिलोंग का प्रयोग करते हैं। और सबसेट का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे ए सबसेट बी। याद रखिएगा सबसेट में दोनों तरफ जो है क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। जबकि बिलोंग में एक तरफ एलिमेंट होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, सेट होता है। इसको बिलोंग टू प्रयोग, बिलोंग टू कहते हैं। फिर इसके बाद एक सिंबल आता है आप लोगों का एफ साइलेंट, इसको बोलते हैं, ये साइलेंटली वर्ड होता है, इसको जो है एफ साइलेंट बोलते हैं। एफ साइलेंट वास्तव में क्या चीज़ होता है, एफ साइलेंट जहाँ कहीं भी लिखा जाता है, अक्सर जो है फंक्शन में हुआ या रियल एनालिसिस के चैप्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ कन्वर्जन डाइवर्जन जैसे सीक्वेंस जैसे पार्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। देखिए साइलेंट जो है क्या होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी होता है, जहाँ कहीं भी लिखा जाता है इसे स्मॉल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और जो साइलेंट होता है हमेशा किससे बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ एक बात और आता है कि इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो डेल्टा होता है इसका प्रयोग जो है हम लोग इस प्रकार करते हैं कि जैसे स्मॉल क्वांटिटी है, ओके, और ये जो डेल्टा होता है ये साइलेंट से भी छोटा क्वांटिटी होता है, इसको बोलते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अब बात आता है कि ये जो डेल्टा होता है ये भी जो है किससे बड़ा होता है, साइलेंट से बड़ा होता है, ठीक है। ये दोनों जो सिंबल है हमेशा जो है जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात ये आता है कि साइलेंट और डेल्टा में अंतर क्या होता है, कैसे हम बताते हैं कि अंतर बात कैसे हम लोग अंतर समझ सकते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ अंतर समझिए। जैसे साइलेंट का मान जो है 1/10 अगर 10 है, ठीक है, तो डेल्टा का मान क्या होगा, 1/100 होगा। मतलब इससे 10 गुना, मतलब 1/3 का 10 गुना, मतलब 1 का 10 गुना जो है क्या होता है, कम होता है। अगर ये 0.1 है तो ये 0.01 होगा,
और दोनों का मान जो है 0 से बड़ा होता है, लेकिन कैसे हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डिफाइन कैसे करेंगे, हमेशा ये वाला याद रखिएगा इसका मान जो है किसके बीच में होता है, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि साइलान सबसे बड़ा होता है और इससे छोटा डेल्टा होता है, और ये क्या होता है, इससे छोटा डेल्टा होता है और इससे बड़ा जो है 1 होता है, और इससे छोटा क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइलान और डेल्टा है इसका मान 0 और 1 के बीच ही मिलेगा। कहीं भी आप लोग अगर देखेंगे, अगर साइलान और डेल्टा का मान लिया जाता है तो कहीं कहीं मान लिया जाता है साइलान इक्वल टू 1/2 मान लिया जाता है, कहीं कहीं साइलान इक्वल टू 1/2। चलिए आइए अब हम सेट के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे कि सेट क्या चीज़ होता है। सेट को जो है हिंदी भाषा में समुच्चय कहते हैं, और समुच्चय को किस प्रकार हम अपने ढंग से आप लोगों को समझा सकते हैं, जैसा कि इसका कोई आज तक डिफिनेशन सही रूप से बना ही नहीं है, और जो बना है उसको जो है हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जो सेट में एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड क्या चीज़ होता है, मतलब उसको कहते हैं सुपरिभाषित। जैसे किसी वस्तुओं के समूह को, किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी कि हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड आता है वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार हम लोग मतलब समझे, उस ऑब्जेक्ट का कोई अपना एक पहचान है, ठीक है। जैसे मतलब सेब है तो सेब का अपना एक पहचान होता है, संतरा का भी अपना एक पहचान होता है। तो अलग अलग वस्तुएं क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, मतलब जिसका अपना ये पहचान है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, जो वस्तुओं के सुपरिभाषित है, मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित होना ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेट क्या होता है। A set is any well defined list object or collection of object is known as a set, ठीक है। और जो सेट होता है उसको हम इंग्लिश वर्ड के जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके रूप में हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ सेट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC एंड सो ऑन, जो भी यहाँ आगे दिया हुआ है XYZ, इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये कहता है कि द ऑब्जेक्ट कंपेरिजिंग द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जिनके द्वारा हम लोग जो है किसी जो है समुच्चय का या सेट का निर्माण करते हैं तो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो अगर ये ना समझ में आए तो ये समझिएगा द एलिमेंट क्या कहा गया, द ऑब्जेक्ट और टर्म विच कैन फॉर्म, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट और टर्म विच फॉर्म सेट, जो सेट का फॉर्मेशन करने को क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट को जो है किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, एलिमेंट को जो है हम स्मॉल लेटर्स में ABCDEF एंड सो ऑन, इस रूप में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट होता है किसी सेट का, उसको जो है एक नाम मतलब टर्म के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो आपका टर्म है, मतलब जो एलिमेंट है उन्हीं को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। अगर किसी सेट में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, उसी को हम टर्म ऑफ द सेट भी कहते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टर्म यूज हो रहा है। तो टर्म जो है टर्म कितने प्रकार के होते हैं, टर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक लॉजिक के रूप में लिखा जाता है, एक स्पेसिफिक के रूप में लिखा जाता है। तो लॉजिकल टर्म क्या होता है, लॉजिकल टर्म को जो है प्रिमिटिव टर्म भी बोलते हैं। देखिए लॉजिकल टर्म ये होता है कि जिसका वास्तव में कोई सटीक एक्सप्लेनेशन ना हो तो वो लॉजिकल टर्म होता है,
और जो इस एक्सप्लेनेशन के साथ हो, मतलब जिसका मान जो है डिफाइंड हो, परिभाषित हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक टर्म कहलाता है। यानी कि टर्म दो प्रकार का होता है, टेंटेटिव टर्म होता है और डिफाइंड टर्म होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं कि सेट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ सेट है, सेट को जो है हम किसी लेटर से यहाँ डिनोट करके उसके बीच एलिमेंट को हम रखते हैं, तो इस प्रकार हम लोग क्या बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये हमारा जो है क्या बन गया, एक सेट बन गया। सेट का रिप्रेजेंट करने का तरीका भी जो है दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक टेबुलर फॉर्म होता है, एक बिल्डिंग फॉर्म होता है, ठीक है। इसको अभी आगे बताएंगे। अब इसके बाद जो है हम दूसरा इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे सेट का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। तो सबसेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसेट क्या होता है, देखिए सबसेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेट। सबसेट जो है एक सेट का पार्ट ही होता है, यानी कि सबसेट के लिए हमको दो एलिमेंट, दो सेट का होना आवश्यक है। जैसे हम मान लेते हैं लेट अ सेट कैपिटल ए इज said to be subset of B। कोई एक सेट है B का जो है हम सबसेट कहेंगे if, कह सकते हैं each element of set A is belong to सेट B। इसका मतलब ये हुआ कि A का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, A का प्रत्येक एलिमेंट को B के सेट B के एलिमेंट में इसको बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो हम उसे सबसेट कहेंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं X बिलोंग टू A है और यही X बिलोंग टू किस में चला जाए, B में चला जाए, तब हम कह सकते हैं कि सेट A सेट B का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं सेट B सेट A का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये डिफिनीशन आप क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। यानी कि सबसेट जो है एक सेट का छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। उसको अगर समझने के रूप में लिखें तो जैसे हम मान लेते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफिनिट। इसमें से अगर दूसरा सेट ले लेते हैं B इक्वल टू 1 2 3 ले लेते हैं, तो 1 2 3 जो है इस सेट का एक क्या होता है, पार्ट होता है। 1 2 3 इस सेट का क्या होता है, पार्ट होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट A में है। इसका मतलब हम B इज सबसेट आप क्या कह सकते हैं, A कह सकते हैं। ओके, अब आगे जो है हम इसी सेट में जो है सबसेट दो प्रकार का होता है। एक जो है हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर सबसेट होता है, एक जो है क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम चर्चा भी करेंगे। एक सबसेट होता है, एक सुपर सेट होता है, ठीक है। अब सुपर सेट किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर ये चीज़ लिखा है B इज ए सबसेट ऑफ A लिखा हुआ है, इसका मतलब है हम कहेंगे B इज सबसेट ऑफ A, इसको पढ़ेंगे। इसी का अगर उल्टा हम कहें तो जब B को A का सबसेट कहते हैं तो A को B का क्या कहेंगे, इसका मतलब होगा A इज सुपर सेट। ये क्या बन गया, सुपर सेट ऑफ B। बस केवल यही इतना आपको समझना है कि सुपर सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है। सबसेट दो प्रकार का होता है, एक इम्प्रॉपर सेट होता है, एक प्रॉपर सेट होता है। तो सबसे पहले हम जो है प्रॉपर सेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, यानी कि एक सेट को दूसरे सेट का हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बस केवल मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे। जैसे A जो है क्या है, A इज ए प्रॉपर सेट ऑफ B। अब देखिए ध्यान से,
इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट, ध्यान से देखेंगे, अगर कोई एलिमेंट, हम मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो सेट ए में है, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एक्स सेट ए में है और यही एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट ना हो, क्योंकि अगर ये भी जो है बी में बना लेता तब तो जो है इक्वलिटी का भी मतलब इक्वल को भी फॉलो करता, तब तो सबसेट बना लेता। लेकिन इस स्थिति में ये क्या बनाएगा कि ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, ये क्या बना लेगा, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बिलोंग टू सेट बी, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में जो है बिलोंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ए को बी का क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जब ए को बी का प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं तो बस इसी का सेम उल्टा क्या हो जाता है, बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सेम उल्टा होगा। तो चलिए बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया, तो इम्प्रॉपर सेट का एक कंडीशन होता है, तो इसको हम समझाते हैं कि कैसे इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। तो प्रॉपर सेट हमको विश्वास है आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को एक कंडीशन के माध्यम से हम बताएंगे। तो एक कंडीशन थोड़ा सा और बनता है, इसका देख लीजिए, जैसे अगर ए सबसेट बी का है, ध्यान से समझिएगा, और बी डज नॉट सबसेट ऑफ ए का है, तो विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो जाता है कि ए क्या होगा, प्रॉपर सेट ऑफ बी हो जाए, मतलब यही डिफिनेशन प्रोवाइड करेगा। एक कंडीशन ये बनता है, लेकिन इसी कंडीशन में जब दूसरा कंडीशन ऑलरेडी जुड़ जाता है तब क्या बनाता है, दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी का है कम और बी सबसेट ऑफ क्या हो गया, ए का हो गया, तब तो हम कहेंगे ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और यही जो है सेट क्या कहलाता है, इक्वलिटी या फिर सेट कहलाता है। तो एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझिएगा, इसको बढ़िया समझ के ऐसे लिख लीजिएगा, जहाँ कहीं भी सेट सबसेट से आएगा तो आप लोगों को आप लोगों के दिमाग में ये थ्योरी तुरंत बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अब प्रॉपर सबसेट भी हो गया, इसको जो है दूसरे भाषा में अगर हम समझना चाहें इम्प्रॉपर सबसेट को, तो इम्प्रॉपर सबसेट को कैसे हम समझ सकते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में, तो आज समझ लीजिएगा कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हम मान लेते हैं इफ अगर फाई जो है, फाई इज प्रॉपर सेट ऑफ ए, अगर फाई जो है ए का क्या है, प्रॉपर सेट है, देन फाई एंड ए इट सेल्फ क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर इफ इट satisfy, if it satisfy the condition, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फाई इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ बी, अगर ऐसा होता है तब जाके जो है हम क्या कहेंगे, ये इम्प्रॉपर सेट बनाएगा। अब ये बात आता है कि फाई वास्तव में क्या चीज़ होता है, देखिए जो इम्पटी सेट होता है वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, यानी कि एवरी इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए सेट, और जो सेट होता है सेट ऑलरेडी इटसेल्फ ए सबसेट, मतलब प्रत्येक सेट स्वयं का एक सबसेट होता है, यानी कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। ये चीज़ समझिएगा। इम्प्रॉपर और प्रॉपर हम लोग जाना आसानी के साथ इसको समझ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन
ऑफ अ सेट। इसको हम कैसे देखेंगे? इसके दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा होता है रीटेबुलर फॉर्म या रिफॉर्मेशन फॉर्म होता है। रीटेबुलर फॉर्म या इसी को बोलते हैं ब्यूल्डर फॉर्म, BULDER, ब्यूल्डर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक जो है इसको बोलते हैं, एक टेबल के रूप में हम लोग लिखते हैं, और दूसरे को एक निर्माण विधि या इसको जो है मेथड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड फॉर्म। याद रखेंगे कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है। टेबुलर फॉर्म, जो टेबुलर फॉर्म होता है ये किसी भी सेट में नंबर को एक जो है हॉरिजेंटल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ए है, इसमें जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक टेबल के रूप में लिख दिया, तो ये टेबुलर फॉर्म बन गया। ठीक है, एकदम सिंपल समझिएगा। लेकिन जब जो रीटेबुलर फॉर्म होता है या इसको हम जो ब्यूल्डर फॉर्म बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर सेट, कोई सेट है, उसके एलिमेंट दिए हुए हैं, जब उसके प्रॉपर्टी या उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे हम लोग लिखते हैं, यानी कि लॉजिकल के रूप में लिखते हैं, उनके गुणों के आधार पे हम सजाते हैं, तब जाके हम लोग क्या कहेंगे कि वो किस फॉर्म में है? लॉजिकल फॉर्म में। जैसे अगर हम कह लें कि यही चीज़ है, तो लिख दें यस सच डैट यस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका मतलब यह है कि जो मैंने लिखा है यहाँ कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी के आधार पे हमने लिख दिया कि यक्स ऐसा है कि जो यक्स है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सेट है। ठीक है, इसको इस रूप में लिखेंगे, तो ये जो है इसकी प्रॉपर्टी के आधार पे या कैरेक्टर के आधार पे लिखा गया है, इसलिए इसके द्वारा हम निर्माण किए, इसलिए इसको रीटेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और ये टेबुलर में लिखा हुआ है, इसको जब हम अपने हिसाब से बना के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रीटेबुलर हो जाएगा। और भाई एक निर्माण अपने दिमाग में जो है एक क्रिएटिविटी करके लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गया? ब्यूल्डर फॉर्म हो गया। मतलब इसमें हमने अपने हिसाब से इसका निर्माण किया है। ठीक है, इसलिए इसको ब्यूल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद आता है इक्वलिटी ऑफ ए सेट। इक्वलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है? दो सेट को इक्वलिटी सेट कहते हैं। जैसे पहला हो गया इक्वलिटी ऑफ अ सेट। दो सेट यानी टू सेट आर सेट टू बी अ इक्वल सेट इफ इट सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई करेगा? ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो विच इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, यानी कि दो सेट को इक्वल आप सेट तभी कहेंगे यदि वो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के क्या हों? सबसेट। दूसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, जो फाइनाइट सेट होता है कि ऐसा कोई सेट हो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे हम एक सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो गया। और दूसरा क्या होता है? तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? जब यही नंबर क्या हो जाते हैं? अनंत हो जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चौथा में आता है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट मतलब ऐसा सेट होता है, मतलब किसी सेट को हम नल सेट कहेंगे या इम्पटी सेट कहेंगे इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इसको सिंगलटन जीरो से हम लोग क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लोग फाई भी बोलते हैं। और क्या होता है? सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट मतलब ये होता है कि कोई सेट को हम सिंगलटन सेट बोल सकते हैं, यानी कि एनी सेट इज सेट टू बी अ सिंगलटन सेट इफ इट कंसिस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट। किसी सेट में एक एलिमेंट हो, जैसे हम ए इक्वल टू मान लेते हैं, इसमें सिंगलटन 1 हो गया, चलिए इसको हम 5 लिखते हैं, या इसको हम सिंगलटन 0 भी लिख सकते हैं। 0 भी तो एक एलिमेंट है, इसलिए किसी सेट में अगर एक एलिमेंट होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। अब हमको पूरा विश्वास है कि आप सेट के बारे में जो इसके छोटे छोटे पार्ट हैं उनके बारे में समझ रहे होंगे। छठवां होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, हम लोग ये कह सकते हैं एनी द सेट ऑफ एनी फिक्स नंबर इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग जो है कैपिटल यू के द्वारा डिनोट करते हैं। जितने सेट होते हैं सभी का कॉम्बिनेशन, जैसे ए हुआ, ए यूनियन बी, यूनियन सी, यूनियन, तो इस प्रकार का जोड़ जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे जो ऑपरेशन करता है वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, तो जल्दी जल्दी समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। तो देखिए जो ऑपरेशन ऑन ए सेट होता है, ऑपरेशन ऑन अ सेट, जो ऑपरेशन ऑन ए सेट होता है ये पहला इसमें आता है यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है, देखिए यूनियन को जो है इस प्रकार हम उल्टा यू के रूप में डिनोट करते हैं, यानी कि दो सेट को, मतलब टू सेट आर सेट टू बी अ यूनियन ऑफ ए सेट if the set of each element in set A or B are both heavy। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ अगर कोई x जो है मतलब एलिमेंट इन दोनों की यूनियन में है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ या तो ए सेट जो है मतलब एलिमेंट ए होगा, ए में बिलोंग करेगा, या ए एलिमेंट जो है बी में बिलोंग करेगा। तो ये सीधे सीधे यूनियन की परिभाषा बन गया, डेफिनेशन ऑफ यूनियन हो गया, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, और ए चाहे ए में हो या एलिमेंट बी में हो या दोनों में, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ का सेट को उल्टा यू के रूप में इसको डिनोट करते हैं। अब इसको जो है हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एनी सेट ए इज सेट टू बी अ इंटरसेक्शन, मतलब टू सेट आर सेट टू बी अ इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है, मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा, मतलब ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों में होने चाहिए। जैसे अगर x बिलोंग टू ए यूनियन बी में है, इसका मतलब ये हुआ यही एलिमेंट सेट ए का भी होना चाहिए, एंड देखिए यहाँ और है, यहाँ एंड है, ये समझिएगा, x बिलोंग टू ए एंड बी एंड x बिलोंग टू बी, या फिर हम कह सकते हैं यस दोनों में होने चाहिए, मतलब ए एंड बी दोनों, बोथ जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफिनेशन बना ये क्या बन गया, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट हो गया। तीसरा जो है आता है रिलेटिव, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ऑफ ए सेट या रिलेटिव इन्वर्सल सेट बोलते हैं। रिलेटिव इन्वर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। देखिए दो सेट को रिलेटिव इन्वर्सल सेट बोलेंगे, या इसको हम डिफरेंस ऑफ ए सेट के नाम से भी जानते हैं, जैसे ए ऑब्लिक बी इसको डिनोट किया जाता है या ए माइनस बी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है अगर
कोई एक्स है जो एक्स ए का भी एलिमेंट है लेकिन एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं है, तो इसका डेफिनेशन जो है क्या हो गया, रिलेटिव यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके बाद चौथा आता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब ये होता है कि कोई टू सेट है, ठीक है, दो सेट है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन हाई के बराबर हो जाए तब उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी कि टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन कौन सा है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया तो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अब चलते हैं, सॉरी हाँ ठीक, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया तो क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कैसे कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट अधिकतर पूछा जाता है, इसको जो है ए डैश के रूप में डिनोट किया जाता है, मतलब हमने बताया था डैश को निगेशन भी कहते हैं, या फिर ए सी के रूप में इसको डिनोट करते हैं। यानी कि एनी सेट इज सेट टू बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इफ द सेट ए हैज़ नो एलिमेंट, इसके पास कोई एलिमेंट ना हो। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डिफाइन करने का जो एक ही तरीका है, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को निकाल दें तो क्या बन जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट बना नहीं बना। इसका मतलब ये हो गया सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी कि ये जो डिफिनीशन बना ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके जो है मतलब कई प्रॉपर्टी हैं, तो प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको विश्वास है कि पूरा का पूरा जो है लॉजिक सेट थ्योरी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही हो जाता है। दूसरा, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको जो है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है, एक तीसरी प्रॉपर्टी भी इसका हो जाता है। जैसे ए इंटरसेक्शन अगर बी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ हमको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कुल मिला जुला के उल्टा। जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है क्या, उल्टा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट में, ठीक है, अगर आप लोग सेट थ्योरी को यहाँ समझ रहे होंगे, ठीक है, तो जहाँ से हम मैथमेटिकल सेट ऑफ ऑपरेशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट होता है वेक्टर स्पेस का, आपको पूरा का पूरा समझ में आया। क्योंकि वेक्टर को जोड़ना, घटाना, फिर ग्रुप बनाना, फील्ड बनाना, ठीक है, रिंग बनाना, तब इसके बाद जाके हम लोग वेक्टर स्पेस बना पाते हैं। क्योंकि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ये 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्लोजर होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स होता है, बेसिक फीचर ऑन मैथमेटिक्स, उनके बारे में जो है हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे। तो कुछ थोड़ा सा हम एक पॉइंट यहाँ बताना चाह रहे हैं। अक्सर जो है इस सेट का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एन का प्रयोग कर दिया गया, आर का प्रयोग कर दिया गया, आई का प्रयोग कर दिया गया, क्यू का प्रयोग कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब के बारे में जो है आप लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये सब सेट प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे एन हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, आई हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, क्यू हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। तो इस प्रकार के जो है सेट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा इसमें ये सब जो है आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अविवास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आई को जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्यू को रेशनल मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो ये सब जो बनता है इसको आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, मुझे आशा नहीं विश्वास भी है। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जहाँ से स्टार्ट होता है आपका लीनियर अलजेब्रा,
जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और जो इसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका पहला चैप्टर ओपन हो जाएगा। तब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे, वेक्टर सब स्पेस पढ़ाएंगे, उसके कंडीशन को बताएंगे, उस पर जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कराएंगे, और इसी हिसाब से जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे, और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो हम लोग सॉल्व कराते रहेंगे। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि समझ में आता नहीं है, ठीक है। और जो इसके मतलब लास्ट वाला यूनिट है मैट्रिक्स, वो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टफ वाले पॉइंट को उठाएंगे, इसके बाद लास्ट में सरल वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए